हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मास्यूटिकल। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि उस दवाई का यूज आप कहां कहां कर सकते हो या दिया क्यों जाता है। दूसरा, हम डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनका कंसंट्रेशन क्या है। और सबसे जरूरी पहलू मेडिसिन के रिव्यू का ये होता है कि आखिर वह दवाई काम कैसे करती है जिसके लिए आपने लिया है, यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वो भी सिंपल सरल भाषा में एक फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू। तो आज का ड्रग है हमारा आर लॉक, और आर लॉक का जो कंसंट्रेशन है वह है 150। तो आखिर इस आर लॉक को बनाने वाली कंपनी कौन है? इसको बनाने वाली कंपनी है आपका जाइडस फोर्टिजा। और इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इंडिकेशन, ये जो आपका आर लॉक 150 है, इसकी जगह अगर 150 ना भी हो, कोई दूसरा कंसंट्रेशन हो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी क्षमता बढ़ेगी। बाकी पूरी जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम ही रहेगा, ड्रग का कभी चेंज होता नहीं है। भाई पानी पानी है, अगर आप 1 गिलास पियो चाहे 1 लीटर पियो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आपका जो आर लॉक का इंडिकेशन है वो ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, GERD की प्रॉब्लम होती है, या हाइपर एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम होने लगता है, तो फिर आप उस केस में इस ड्रग को डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी ड्रग आप अपनी मर्जी से ना लिया करें, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होती है। फिर वीडियो देखने का क्या सेंस है? वीडियो देखने का सेंस ये है कि आखिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है तो आप समझ सको कि यह कैसे काम करता है। हर चीज को देख करके कर लेना ये सही बात तो होती नहीं है, और फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी किसी को भी मेडिसिन लेने के लिए फोर्स करना नहीं है, बल्कि मेडिसिन के बारे में जानकारी देना है ताकि उसका नॉलेज इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो आर लॉक 150 में एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है रेनिटिडीन। यहाँ पे आप देख सकते हो रेनिटिडीन, और डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ होगा। यहाँ पे लिखा है ईच फिल्म कोटेड, यहाँ पे फिल्म कोटिंग की गई है। ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली विच इज इक्विवेलेंट टू रेनिटिडीन, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 150 mg। यहाँ पे एक्जिपेंट लिखा है QS, इसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, और एक्जिपेंट का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि इनर्ट होते हैं, इनके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजी नहीं होती, ना तो ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट टोटली इनर्ट सब्सटेंस। इनका यूज बस कुछ पर्पस को सॉल्व करने के लिए, या तो बल्क को इंक्रीज करने के लिए, या कलरिंग, या फ्लेवरिंग, या तो लुब्रिकेटिंग फंक्शन को इम्पार्ट करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के ये बल्क को बढ़ाएंगे, बट अपनी कोई फार्माकोलॉजी एक्टिविटी इम्पार्ट नहीं करेंगे। ये हो गया आपके इसके कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। अब बारी आती है इनके काम करने के तरीके, यानी कि मेन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो आप रेनिटिडीन देख रहे हैं ना, वो एक एंटी अल्सर ड्रग का एग्जांपल है, और एंटी अल्सर ड्रग की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर भी सब क्लास ऑलरेडी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये किस क्लास का है? ये है आपका एंटी अल्सर ड्रग के अंदर का एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताता हूं एंटी अल्सर ड्रग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है आपका एंटी अल्सर। तो पहले समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्सर। अल्सर क्या होता है? अल्सर एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका जो सरफेस होता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का, उसमें इरोजन नजर आने लगते हैं, उसमें छिलाव, थोड़ा थोड़ा कटाव नजर आता है। अब किस पार्ट में ये चीजें हो रही हैं, उस पार्ट के हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है। अगर आपके मुंह में, जिसको छाले बोलते हो, वैसा कुछ हो रहा है तो मुंह के छाले को हम ओरल अल्सर बोलते हैं। अगर यही चीज आपके पेट पे हो रहा होगा तो इसे हम पेप्टिक अल्सर कहेंगे। तो जगह के हिसाब से इसका नाम पड़ता है। तो आखिर ये अल्सर होता क्यों है? अल्सर होने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, वो है कि अटैकिंग फोर्स हमारे बॉडी में होते हैं और दूसरा डिफेंसिंग फोर्स होते हैं। तो जब अटैकिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू नो प्रॉब्लम, बट जब कभी भी अटैकिंग फोर्स डिफेंसिंग फोर्स से ज़्यादा होता है तो फिर वो आपका अल्सर के रूप में निकल करके आता है। अब तो मैंने सिर्फ आपको अटैकिंग डिफेंसिव बताया, पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आया, अब खूब समझ में आएगा बस अभी के अभी। तो एंटी अल्सर ड्रग समझ में आएगा जब आप अल्सर को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर अल्सर होता क्या है, फिर ये ड्रग आपका काम कैसे करता है। देखो, जब कभी भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, ये आपका स्टमक वाला पार्ट हुआ, तो जब कभी भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो ये फूड आपके ओरल रूट से होता हुआ फाइनली आपके स्टमक में पहुंच जाता है। जैसे ही आपके फूड का स्टमक में पहुंचना होता है, वहाँ पे जो आपका गैस्ट्रिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये गैस्ट्रिन आपके H2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। H2 रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही यहाँ पे एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एसिड निकल करके आ गया। ये एसिड
आपके फूड को तोड़ने में काम करेगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने का काम करेगा, ताकि ये जो फूड है वो अच्छे से चूर्ण चूर्ण हो जाए और आगे जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड में पहुंचे, और ब्लड में आकर के जो भी न्यूट्रिएंट हैं, आपके जो भी फूड खाया है उसमें विटामिन होंगे, कोई मेडिसिन लिया होगा तो वो मेडिसिन आएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें इस तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फाइनली आपके ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग पार्ट, चाहे हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो या बॉडी के दूसरे पार्ट हो, सब तरफ चला जाता है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं। लेकिन एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं करी होगी कि ये जो एसिड निकलता है वो आपके इस अंदर वाले पार्ट को डैमेज पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसकी व्यवस्था भी सिस्टम ने करके रखी है, नेचर ने करके रखा है। यहाँ पे एक प्रकार से लेयर होता है, लेमिनेशन जैसा लेयर होता है, जैसे हम लोग किताबों में लेमिनेट करते हैं, बुक कवर लगाते हैं, वैसे ये जो होता है वो बाइकार्बोनेट का बना हुआ होता है, और ये इस अंदर के सतह को प्रोटेक्ट करता है। किससे? आपके एसिड के अटैक से। इस तरीके से एसिड अटैक से ये अपने आप को बचा लेगा। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था, अटैकिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू नो प्रॉब्लम, बट जहां पे अटैकिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है डिफेंसिंग फोर्स से, वहां पे अल्सर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे जो एसिड मैंने लिखा था, दिस इज द अटैकिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज अटैकिंग फोर्स, और यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव लेयर आप देख रहे हो ये आपका डिफेंसिंग फोर्स है। तो अगर एसिड बन रहा है और उससे आपका डिफेंसिंग फोर्स बचा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर या तो वाला केस आएगा, या तो ये एसिड ज्यादा बनने लगे, या तो डिफेंसिव फोर्स का जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, वो कम होने लगे, तो दोनों ही केस में आपका जो एसिड है अंदर के सतह को छेद कर देगा, या फिर उसमें कोई परफोरेशन कॉज कर देगा आखिरी स्टेज में, या तो अल्सरेशन कॉज कर देगा, और यही आपका पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ये समझ में आ गया आपको? अब ऐसे कंडीशन से जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी उसकी कंडीशन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो समझ ही पाएगा बेचारा समझा नहीं पाएगा। बहुत तेज दर्द होगा, जब कभी भी फूड खाओगे तो फूड इसके कांटेक्ट में आएगा तो पेन होगा, उसको पेन के साथ उसको वोमिटिंग होने के भी चांसेस हैं, और उसके साथ ब्लीडिंग भी आ सकती है स्टूल के साथ में। और अगर ये GERD की प्रॉब्लम होती, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम होती, तो स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए ये एसिड ऊपर आता और फिर ये कंटिन्यूसली हार्ट बर्न की प्रॉब्लम क्रिएट करता। और नॉर्मल अगर कोई समोसा खा भी ली हो तो एसिड ज़्यादा होता, तो उसको भी आप समझ सकते हो कि हाइपर एसिडिटी के केस है। तो ये पूरा प्रॉब्लम आपको अल्सर का समझ में आ गया। अब अल्सर को ठीक करने वाले ड्रग को ही तो हम एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं, और एंटी अल्सर ड्रग के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। आज के ड्रग के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारा एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है एंटी सिक्रेटरी। एंटी सिक्रेटरी इसका क्या मतलब है? एंटी सिक्रेटरी का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि सिक्रीशन ऑफ एसिड यानी कि HCl इसको कम कर दें। इसके अंदर भी एक सब क्लास है, वह है H2 एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन ये एक सब क्लास है। अब ये कैसे होता है भाई? सबसे पहली कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है तभी तो वो आपके अंदर के वॉल को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम किसी कारण से एसिड के बनने के प्रोसेस को कम कर दें तो फिर एसिड कम रहेगा और प्रॉब्लम कम होगी। एक कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ ऐसा ही है। तो एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करते हैं किसी फूड की, तो ये आपका स्टमक है ना, स्टमक में आपका हिस्टामिन रिसेप्टर पाया जाता है। हिस्टामिन रिसेप्टर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर क्या है? हिस्टामिन के दो टाइप होते हैं। हिस्टामिन के दो मेन टाइप होते हैं, और तो और भी हैं, H1 और H2। H1 का काम एलर्जी के लिए होता है, जबकि H2 का काम होता है एसिड के सिक्रेशन के लिए, और इसका लोकेशन H2 का आपका स्टमक होता है। तो यहाँ पे ये जो H2 है वो एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही आपका गैस्ट्रिन वगैरह सब एक्टिवेट हो जाएगा और उसके कारण से हिस्टामिन 2 निकलेगा, तो ये हिस्टामिन 2 के बाइंड होने की जगह कहलाती है हिस्टामिन 2 का रिसेप्टर। और ये हिस्टामिन जो आया है अब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। तो ये जो आप डॉट देख रहे हैं ये है आपका हिस्टामिन और ये उसका रिसेप्टर, ये यहाँ पे आकर के ऑक्यूपाई कर लेगा अपनी जगह को। हो गया इनका कॉम्प्लेक्स पूरा। अब इसकी वजह से यहाँ पे एक पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल क्या करता है? एसिड को सिक्रीट करने का काम करता है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं खुला खुला मुंह जैसा जस्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया समझाने के लिए, ये है आपका पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल अब एसिड को रिलीज करेगा, इस तरीके से एसिड निकलते जाएगा। जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका पैराइटल सेल उतना ज़्यादा आपका एसिड निकलेगा। जितना ज़्यादा आपका हिस्टामिन रिसेप्टर पर बाइंड होगा उतना ज़्यादा आपका पैराइटल सेल एक्टिवेट होगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हो कि आप अगर हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देंगे तो फिर पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होगा, और पैराइटल सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो उसका जो मेन फंक्शन है एसिड का सिक्रीशन वो नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से वो अपना जो सिक्रीशन का इफेक्ट था वो कम करेगा, और इसी के नाम से पड़ा आपका
एंटी सिक्रेटरी, इसीलिए तो इसको हम लोग बोले हैं एंटी सिक्रेटरी, जो सिक्रीशन को कम करने का काम करता है। अब हिस्टामिन के मैकेनिज्म को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कहीं से भी जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं उसमें से हिस्टामिन निकलता है, तो ये हिस्टामिन अगर निकला है और आगे जा करके इस तरीके से मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट करूँ, वही चीज़ को थोड़ा दोबारा बता रहा हूँ बड़े फॉर्म में। ये हिस्टामिन, ये उसका रिसेप्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से ये उसका रिसेप्टर है। अगर आप देखोगे तो ये हिस्टामिन अकेले और ये आपका H2 रिसेप्टर अकेले किसी काम के नहीं है। जब तक आपका हिस्टामिन नहीं होगा, इस रिसेप्टर की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि रिसेप्टर नहीं होगा तो हिस्टामिन की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों की वैल्यू तो तब भी है जब दोनों साथ में आए। तो ये जब हिस्टामिन निकल करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस तरीके से बाइंड होते हैं, तो जैसे ही ये बाइंड होंगे तो इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर ये कभी ड्रग होता तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते, ये सिग्नल है तो इसे सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो इससे मिलेगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, ये है एसिड का सिक्रीशन। तो अगर हम इस एंटीहिस्टामिन ड्रग को यूज़ करें और इसको इस तरीके से ब्लॉक कर दें, तो ब्लॉक करने की वजह से ये जो हिस्टामिन है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं होगा तो एसिड का जो सिक्रीशन का पूरा प्रोसेस था वो नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से आपको एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट मिल रहा है, और उसका जो सब क्लास है हिस्टामिन ब्लॉकर, उसके थ्रू आपको मिल रहा है। तो जब कभी भी एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा तो आपके इस अंदर के जो वॉल है स्टमक के, इस पे अटैक करने वाले जो फोर्सेस हैं, जो मैंने कहा था कि HCl है, वो कम हो जाएगा, और इसी कारण से जो आपका अल्सर होने के चांसेस थे यहाँ वाला अल्सर वाला, वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के ड्रग यानी कि R-LOC 150 के काम करने के तरीके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंटी अल्सर ड्रग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे डाले हुए हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं सोल्यूशन फार्मेसी का मेन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।